गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसके पीछे को थोड़ा सा रिकॉल करके देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग किसे कहते हैं। तो बाइसिंग हमने बताया था कि किसे कहते हैं कि जब डायोड के पी भाग को और डायोड के एन भाग को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है। इस आधार पर हम लोगों ने कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, ये हमने बताया था कि जब डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और डायोड के एन भाग को बैटरी के किससे बेटा माइनस टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो वो जो ये जो घटना होती है, जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, यही क्या कहलाती है, डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। उस समय हमने बताया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पतली होती है। और उसके बाद हमने सारी प्रक्रिया इसकी बता दी थी कैसे क्या होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग पढ़े थे, डायोड की रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। डायोड की रिवर्स बाइसिंग क्या होती है बेटा, कि डायोड की रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, जब डायोड के पी भाग को बैटरी के क्या बैटरी के एन टर्मिनल से, मतलब एन सिरे से, और जब डायोड के एन भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से, ठीक है, ये पी को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं या संयोजित करते हैं, तो इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। रिवर्स बाइसिंग में हमने आपको बताया था कि डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है, क्यों होती है, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा कि ये भी हमने बताया था कि इसमें थोड़ा सा आप लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या कीजिएगा, दिखा लीजिएगा। तो इधर बोला था, इधर क्या है, पी भाग में बहुसंख्यक आवेश, अल्पसंख्यक आवेश भाग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इधर क्या होंगे बेटा, होल्स होंगे। ठीक है, ये बोला था मैंने डायग्राम में करेक्शन करने के लिए। अब आती है बेटा बात किसकी आती है कि डायोड का अभिलक्षण। ठीक है, अब देखो, अब दो तीन चीज़ें स्थिति एकदम अच्छे से समझ लो यहीं पे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। देखो, डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, मतलब डायोड को जब अग्र अभिनत, ठीक है, हिंदी क्या होती है फॉरवर्ड बायस, एक ही बार बता देता हूँ हिंदी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें नोट्स में भी नोट डाउन है ताकि कन्फ्यूजन ना हो बेटा। डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनत होता है, ठीक है, और रिवर्स बायस मतलब होता है उत्क्रम अभिनत। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। जब अग्र बायस में रखेंगे तो उस समय जो वोल्टेज होगा उसको फॉरवर्ड वोल्टेज को V सफिक्स F से और फॉरवर्ड करंट को I सफिक्स F से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, जब उसको रिवर्स बायस में रखेंगे डायोड को, उस समय वोल्टेज को किससे शो करेंगे, VR से रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है, और IR से रिवर्स बायस करंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस वोल्टेज और ये रिवर्स बायस करंट, उत्क्रम वोल्टेज और ये क्या हो जाएगा, उत्क्रम धारा। ठीक है, ये चीज़ नोट करते हैं, ये चीज़ आपको पहले पता हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब यही बोल रहा है इसमें, देखते जाइए आप लोग कि क्या बोल रहा है कि हेडिंग, जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की पड़ेगी, क्या पड़ेगी, डायोड के अभिलक्षण। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, डायोड के अभिलक्षण। ठीक है, अब डायोड के अभिलक्षण पड़ेगी नेक्स्ट हेडिंग, डायोड के अभिलक्षण। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है बेटा, डायोड के, देखो हमारी हेडिंग क्या है, डायोड के अभिलक्षण। तो डायोड के अभिलक्षण में क्या है कि हेडिंग है हमारा डायोड का अभिलक्षण। दो कंडीशन आएगी बेटा, पहला क्या आएगा, फॉरवर्ड बायसिंग अभिलक्षण, जिसे अग्र अभिनत अभिलक्षण बोलते हैं। इस स्थिति में जो वोल्टेज कनेक्ट करेंगे उसे V सफिक्स F से डिनोट करेंगे, जिसे फॉरवर्ड वोल्टेज F मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, I सफिक्स F मतलब वहाँ पे क्या हो गया, फॉरवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब वो रिवर्स बायस में होगा तो VR और IR से संबोधित करेंगे।
अब इसमें जो धारा फ्लो करती है IF, फॉरवर्ड करंट जो फ्लो करती है वो मिली एम्पियर में होती है, और इसमें जो धारा फ्लो करती है रिवर्स वाइस में उसको माइक्रो एम्पियर में बोलते हैं। ठीक है, मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है बेटा, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 के टर्म में। इतना तो आप कॉमन चीज़ समझ लीजिए। अब दिन आगे बढ़ते हैं। तो अब पहली हेडिंग क्या आएगी बेटा? पहली हेडिंग हम लोग की आएगी क्या कि फॉरवर्ड। अब हेडिंग डालेंगे क्या कि अग्र अभिनत अभिलक्षण, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग रहेगी। अब इसके अंतर्गत जो सर्किट डायग्राम बनता है इसमें थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, मैं बना देता हूँ। क्या होगा बेटा? हमने क्या बोला कि जब डायोड के पी भाग को, जब डायोड के पी भाग को किससे जोड़ते हैं? डायोड के पी भाग को बैटरी के किससे बेटा? किससे? अब देखो यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, तो जैसे हम लोग बनाए वैसे ही बनाते हैं। बैटरी के पी भाग को किससे? प्लस से, और इसको बैटरी के किससे बेटा? माइनस से जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब इस डायोड के अक्रॉस ये क्या लगाए हैं? वोल्ट मीटर लगाए हैं। हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, तो सर्किट के पैरेलल समांतर में लगाते हैं। और यहाँ क्या लगाए हैं बेटा? एमीटर लगाए हैं। ये क्या है? एमीटर लगाए हैं। और एमीटर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एमीटर को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं और ये धारा को मापता है, और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है। तो जो अभिलक्षण हम लोग खींचेंगे वो किसके मध्य खींचेंगे? किसके? वोल्टेज और धारा के मध्य। तो प्रैक्टिकली जो सर्किट डायग्राम बनता है ऐसे ही बनता है। तभी तो करेंगे बेटा। वोल्टेज से वोल्टमीटर का मान लिखेंगे, और एमीटर से किसका मान लिखेंगे? धारा का मान लिखेंगे, और ग्राफ पे खींचते चले जाएंगे, और जो ग्राफ प्लॉट होगा उसी को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये था सर्किट डायग्राम। ऐसे देखो, सेम तरीके से बनेगा बेटा, सेम तरीके से बनेगा, बस यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट मीटर माइक्रो एमीटर दिखाया गया है, यहाँ मिली एमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्लस माइनस करके सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा, जो हमने आपको बना के दिखा दिया। अब अभिलक्षण कैसे खींचा जाएगा? अभिलक्षण देखो कैसे खींचा जाएगा, हम बना देते हैं। ये थोड़ा सा वो हो गया है, अब क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बताएंगे। ठीक है बेटा, हमने क्या बोला कि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे कन्फ्यूजन हो आपको, अरे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गया कि वोल्टेज कहाँ एक्स एक्सिस पे रखें कि वाई एक्सिस पे रखें, धारा एक्स एक्सिस पे रखें कि वाई एक्सिस पे रखें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम टाइम बेटा वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या रखेंगे? एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और धारा को क्या रखेंगे बेटा? धारा को किस पे रखेंगे? वोल्टेज को VF, ठीक है, वोल्ट में, ठीक है, और IF हमने क्या बताया बेटा? किस में रहता है ये? मिली एम्पियर में। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम आपसे बोल रहे थे कि इसमें वोल्टेज को किस पे रखते हैं? एक्स एक्सिस पे रखते हैं। हमेशा याद रखिए, वोल्टेज को किस पे रखेंगे? एक्स एक्सिस पे। धारा को किस पे रखेंगे? वाई एक्सिस पे रखेंगे। अब देखो बेटा होगा क्या, तो इसका ग्राफ बनता है कैसे? इस ग्राफ को पहले बना लीजिए, देन हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ 0 0 जाएगा, उसके बाद ऐसे हो जाता है, सॉरी एकदम सीधा जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे एकदम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ जो वो है इसको बोलते हैं 0.7 वोल्ट। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और ये जो वोल्टेज होता है जहाँ से धारा का मान बढ़ना शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, ठीक है, KNE नी वोल्टेज। क्यों हो रहा है सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, पहले इतना समझिए। तो हमें ग्राफ कैसे बनाना है बेटा, एक बार और बना देता हूँ, कुछ नहीं करना है, ऐसे लीजिएगा। ये हो गया VF वोल्ट में, और ये हो गया IF किसमें? मिली एम्पियर में। ऐसे करके एक पतला सा लाइन ऐसे चला जाएगा, और यहाँ से जहाँ से धारा का मान बढ़ना शुरू हो रहा है, इसको 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। अभी आगे बनाया हुआ है, उसको समझ लेंगे। अच्छा, तो ये क्यों हुआ? अब ये ग्राफ ऐसे क्यों बना? अभी हमें तो यही जानना है ना कि ग्राफ, तुम पूछोगे सर ये ग्राफ कैसे ऐसे बन गया,
तो इसके लिए देखिए बेटा, अब मैकेनिज्म समझिए। किसका मैकेनिज्म समझना हम लोगों को? डायोड के फॉरवर्ड बायस की स्थिति की, जो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। देखिए डायोड के फॉरवर्ड बायस के स्थिति को समझते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ, पी और एन भाग, ठीक है, बैटरी के प्लस से और ये माइनस से। अब यहाँ पे देख रहे हैं अवच्छेद परत की चौड़ाई क्या है बेटा? क्या है? पतली है, उतनी मोटी नहीं है। पतली क्यों है? क्योंकि पी, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये होल्स को, होल्स भी प्लस क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इधर इधर क्या करेगा, धक्का देगा। और ये माइनस है तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, तो डिप्लीशन लेयर पे प्रेशर पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक डिप्लीशन लेयर पतली रहेगी। और जैसे जैसे वोल्टेज का मान हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी, क्या होगी, जो बैरियर पोटेंशियल, जो अवरोध भी वो पढ़ा था हम लोगों ने, किसके लिए? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो हमने बोला था कि हम लोग किसको लेके चलेंगे बेटा? सिलिकॉन को ही लेके चलते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई में। ठीक है, किसी एक को लेके चलेंगे, हम सिलिकॉन को लेके चलते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बेटा हम कितना बढ़ा रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो 0.7 तक हम लोग देख रहे हैं कि धारा का मान क्या होगा बेटा? शून्य, लगभग शून्य रहता है, लगभग शून्य रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि ये अवच्छेद परत की चौड़ाई क्या होती है, जो इसमें अवरोध विभव होता है। यहाँ पे देखो एक विभव यहाँ पैदा होगा ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक विभव जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, और एक विभव आपका ये है, ये क्या होता है, यहाँ जो विभव होता है इसे अवरोध विभव बोलते हैं। और वो क्या होता है, क्या होता है, इस विभव का क्या करता है, विरोध करता है, वो विरोधाभास होता है। तो अब ये अवच्छेद परत कब टूटेगी, कब टूटेगी? जब ये जो फॉरवर्ड विभव है उसका मान 0.7 से अधिक हो जाएगा। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और जैसे ही 0.7 से अधिक होगा, वैसे ही अगर हम थोड़ा भी वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अवच्छेद परत टूट जाएगा, ये अवच्छेद परत क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और क्या होगा, इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूवमेंट करने लगेंगे और धारा का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए आप ग्राफ देखे होंगे कैसे बनाया बेटा, आप ग्राफ देखे होंगे कैसे बनाया है। इसीलिए इसको कैसे बनाया गया, क्या हुआ कि 0.7 तक धारा का मान क्या है, लगभग शून्य है। उसके बाद एकाएक धारा का मान क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अवच्छेद परत की क्या हुई, अवच्छेद परत की क्या हुई बेटा, अवच्छेद परत खत्म हो गया, समाप्त हो गया वहां पे। ठीक है, क्यों समाप्त हो गया आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया बेटा, हमने देखा कि जब बैटरी के पी भाग को जब पीएन जंक्शन डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो उस अवस्था में क्या होती है, इसको फॉरवर्ड बायस की स्थिति बोलते हैं। और फॉरवर्ड बायस की स्थिति में हमने ये देखा क्या हुआ कि अवच्छेद परत की चौड़ाई क्या होती है, पतली होती है। अवच्छेद परत की चौड़ाई पतली क्यों होती है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं। अगर कॉमन एकदम ईजी वे में देखा जाए तो यहाँ प्लस हो गया, बैटरी से जुड़ा है ना प्लस। अब ये प्लस क्या करेगा, होल क्या होता है, धनात्मक होते हैं, तो ये प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल कर प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इसको इधर धक्का देगा बेटा, इस जंक्शन की तरफ से, इधर माइनस, ये माइनस इसको। तो अवच्छेद परत की चौड़ाई ऑलरेडी पतली होती है। अब क्या हुआ कि अब ये कितनी होती है, अब इसके कारण एक विभव का निर्माण होता है, जिसे अवरोध विभव या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो फॉरवर्ड बायस की स्थिति में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा, क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम से भी समझ लो, क्या करेंगे, इसको प्लस से जोड़ा है और ये इसको माइनस से जोड़ा है। ठीक है, अब इसका मान VF का मान क्या रखे, 0.1 रखे। देख रहे हैं अवच्छेद परत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जो आवेशवाहक हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक, पी साइड में होल्स और एन साइड में क्या है, एन साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जंक्शन को पारी नहीं कर पा रहे हैं, धारा का निर्माण हो ही नहीं पा रहा है। 0.2 किया तो भी नहीं हो रहा है, 0.3 किया तो भी नहीं हो रहा है, 0.4 किया तो भी नहीं हो रहा है, 0.6 किया तो भी नहीं हो रहा है, 0.7 किया
तो धारा का मान हल्का सा बढ़ना शुरू, और जैसे 0.7 से हल्का सा आगे बढ़ा, क्या हुआ, धारा का मान एकाएक बढ़ना शुरू हो गया, जो कि इस ग्राफ में आपको दर्शाया गया था। क्या था बेटा, क्या था इस ग्राफ में? ये क्या है, VF है, और ये क्या है, IF है, ये मिली एम्पियर, और ये वोल्ट में। ठीक है, अब क्या हुआ देखें हम लोग कि 0.7 तक तो कुछ नहीं हुआ, 0.7 वोल्ट तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद धारा का मान एकाएक बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही हम वोल्टेज का मान इधर बढ़ा रहे हैं, जैसे ही हम लोग इस साइड VF का मान इस साइड जैसे ही हम लोग बढ़ा रहे हैं और 0.7 से अधिक जा रहे हैं, तो धारा का मान हम लोग देख रहे हैं एकाएक ये बढ़ना शुरू हो गया। उससे पहले क्या हो रहा था, लगभग ये क्या था, जीरो था, लगभग ये क्या था, जीरो था, लगभग ये क्या था, जीरो था। तो यही ग्राफ खींचा जाता है। इसकी थ्योरी, यही थ्योरी आपको देखिए यहाँ पे लिखवाया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, और इसको लिख भी लीजिएगा। क्या बोला गया है एक बार देख लो। उत्क्रम बायस अभिलक्षण के लिए आवश्यक सर्किट डायग्राम और उससे प्राप्त होने वाले अभिलक्षण को फिगर संख्या A और B में दर्शाया गया है। जो सर्किट डायग्राम बनाया है और जो मतलब सर्किट जो कनेक्ट किया P और N भाग को, उसको फिगर नंबर 1 मान लीजिए, और जो अभिलक्षण खींचा गया उसे फिगर नंबर B मान लीजिए। ठीक है, इधर लिखा भी होगा बेटा, यहाँ देखिए, ये फिगर नंबर, इसको मान लेंगे फिगर 1A, और इसको अभिलक्षण जो खींचे इसको फिगर B मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है बेटा कि अगर देखो अभिलक्षण खींचने के लिए अग्र वोल्टेज VF को शून्य से उचित क्रम में लगभग 0.1 के मान में बढ़ाया जाता है, और प्रत्येक वोल्टेज के साथ साथ धारा का मान भी क्या किया जाता है, मिली एम्पियर में नोट किया जाता है। ठीक है, एवं VF और IF के मध्य का ग्राफ अभिलक्षण खींचा जाता है, जिसमें निम्न बातों का पता चलता है। पहली पॉइंट क्या पता चलता है, डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि धारा वोल्टेज के समानुपाती नहीं होता है। अब ये ओम का नियम क्या होता है अभी आपको बताते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो पहला क्या हुआ कि डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो धारा और वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं। कैसे, अभी इस ग्राफ से ये क्लियर हो जाएगा, अभी आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जब अग्र वोल्टेज VF का मान, ठीक है, बैरियर वोल्टेज मतलब क्या जी, अवरोध विभव सिलिकॉन के लिए कितना, 0.7 वोल्ट से कम होगा, तो धारा का मान क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, जिसे अभिलक्षण में 0 O और A भाग से दर्शाया गया है। एक्चुअल में क्या कह रहा है ये कि देखो, ग्राफ बनाना बेटा तो एकदम क्लियर बना, कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। जो भी थ्योरी लिखा है हम लोगों ने, एक बार और बता देता हूँ। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज, ये वोल्ट में और ये इसमें। क्या बोल रहा है कि ऐसे ग्राफ खींच दिए। अब ये क्या हुआ, 0.7 वोल्ट हो गया सिलिकॉन के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 0 और A, इसको क्या मान लेंगे, 0 और A मान लेंगे, O और A मान लेंगे। तो वही बोल रहा है कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज को 0.7 तक बढ़ाया जाता है तो लगभग धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिसे ग्राफ में O और A बिंदु से दर्शाया गया है। ठीक है, O और A बिंदु से दर्शाया गया है। ठीक है, वो बना लीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बैरियर वोल्टेज से अधिक होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह हो जाता है। अग्र वोल्टेज के जिस मान पे डायोड में धारा का आरंभ होता है उसे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, या कट इन वोल्टेज कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब एक चीज़ और बोल रहा था कि क्या करता है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो कहाँ कर रहा है बेटा, ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, V और देखो वोल्टेज और धारा के मध्य जो ग्राफ खींच रहे हैं, वोल्टेज और धारा के मध्य जो ग्राफ खींच रहे हैं, क्या जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है ना। लीनियर मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब क्या होता है, ओम के नियम का मतलब होता है V बराबर
ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, अर्थात क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे धारा का भी मान बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है बेटा, यहाँ ग्राफ से ही देख लो क्या हुआ, ऐसे चला गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो कि ये V है और ये I है। वोल्टेज का मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन धारा ऐसे बढ़ रहा है क्या, ऐसे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है। वो कह रहा है ऐसे बढ़ रहा है, तो ये रेखी है, रेखी नहीं है, लीनियर नहीं है, इसलिए ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको फॉरवर्ड बायस की स्थिति अभिलक्षण समझ में आ गए होंगे, ग्राफ कैसे बनाना ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या हो गया, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, उत्क्रम अभिलक्षण, उत्क्रम अभिनत अभिलक्षण। ठीक है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने क्या बोला कि जब डायोड के एन भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और जब डायोड के पी भाग को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में जो डायोड की सर्किट होती है वो रिवर्स बायस की स्थिति होती है। हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया है। देखो इसको भी हल्का सा एडिट कर लेना, ये बैटरी शो कर रहे हैं तो ये पहले प्लस रहेगा, फिर हल्का सा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको बढ़ा लेना, और ये रजिस्टर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बेटा, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होगा किस में रहेगा, वोल्ट में ही रहेगा, और ये माइक्रो में एमीटर है, तो ये किस में हो जाएगा, माइक्रो एमीटर हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या हो गई आपकी, क्या हो गई बेटा, ये स्थिति क्या हो गई, रिवर्स बायस की स्थिति होती है। इसे सर्किट डायग्राम में आप लोग शो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना बेटा, इसको शो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अब रिवर्स बायस की स्थिति में होता क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इसके ग्राफ को देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम को। रिवर्स बायस की स्थिति में हमने बताया था क्या, कि जब बैटरी के पी भाग को, सॉरी डायोड के पी भाग को बैटरी के माइनस से और एन भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, तो वो स्थिति रिवर्स बायस की स्थिति कहलाती है। और इसमें वोल्टेज को VR से और धारा को IR से डिनोट किया जाता है। इस स्थिति में हमने ये बताया था, इस स्थिति में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, इस स्थिति में हम लोगों ने क्या कहा था कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है ये आप ही देख लीजिए बेटा। हुआ क्या कि ये माइनस से जुड़ा हुआ है, सॉरी माइनस से, इधर माइनस है और इधर क्या है, इधर प्लस है। ठीक है, क्या हुआ कि ये माइनस क्या करेगा, इस होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स की अपनी तरफ खींचेगा, तो जो अवक्षय परत थी उस पर क्या पड़ेगा बेटा, अवक्षय परत क्या होगा, अवक्षय परत पे फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, बल्कि फोर्स कम होगा, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और क्या होगा, अब क्या होगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि रिवर्स बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब रिवर्स बायस में देखो दो चीज़ एकदम क्लियर रखना बेटा। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में, डायोड के फॉरवर्ड बायस की स्थिति में धारा फ्लो करती है किसके कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण। आपने देखा होगा पी साइड में होल्स थे और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके कारण हो रहा था। लेकिन रिवर्स बायस की स्थिति में जो धारा फ्लो करती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण करती है। कैसे करती है अब देखते चले जाओ। ठीक है, यहीं पे समझाएंगे बेटा आपको, उसके बाद उसको हम लोग समझेंगे। हमने क्या बोला, पी साइड में आप लोग क्या बना लीजिएगा, डायग्राम में मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। इधर क्या अल्पसंख्यक आवेश वाहक पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स, और एन साइड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, गोले से। ठीक है, छोटे छोटे सर्किल से। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान देना, जो जड़ा ये माइनस 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 और ये प्लस प्लस प्लस। अब देखो पी साइड के अल्पसंख्यक आवेश वाहक पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। अल्पसंख्यक आवेश वाहक को ये बैटरी इधर से खींचेगा, जैसे होल्स को यहाँ से बैटरी इधर खींचेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी इधर खींचेगा। लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिएगा, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी है। अब अल्पसंख्यक आवेश वाहक यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है,
और इधर होल है, तो अब ये जो माइनस है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा ना। माइनस माइनस है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। और इधर से ये प्लस प्लस है तो ये होल्स को इधर से रिपेल करेगा, अर्थात पी भाग के अल्पसंख्यक आवेश वाहक को इधर जंक्शन की तरफ रिपेल करेगा और इधर से पी एन भाग के अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल को जंक्शन की तरफ रिपेल करेगा। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे होंगे बेटा, जैसे वहाँ पे हम लोग ले रहे थे फॉरवर्ड बाय 0.1 0.2 तो धारा का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा बेटा? नहीं होगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या है? चौड़ी है, तो हमें अधिक वोल्टेज लगाना पड़ेगा। अर्थात रिवर्स बायस को जब हम लेंगे तो किसके टर्म में लेते हैं? 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। वहाँ क्या ले रहे थे? 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। ये समझ में आ गया होगा आपको क्यों ऐसा लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, क्या होगा जब हम लोग रिवर्स बायस का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लो 0 रखा, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, 1 रखा, 1 के बाद 2 देख रहे हैं, तो 1 रखा तो हम देख रहे हैं कि 1 रखा और 2 रखा, 3 रखा, तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स थे वो इतना इन पे फोर्स लग जा रहा है कि जंक्शन को पार कर जा रहे हैं और यहाँ से होल जो हैं जंक्शन को पार कर जा रहे हैं, ठीक है। 0.1 जैसे 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, तो ठीक है, तो पार कर जा रहे हैं। तो चूंकि इनकी क्या है, संख्या कम है ना बेटा, तो इनके कारण धारा का निर्माण होगा। इस धारा को क्या बोलते हैं? रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। रिवर्स सेचुरेशन करंट, उत्क्रम संतृप्त धारा बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने 1 कर दिया, 2 किया, 3 किया, तो हम देख रहे हैं धारा का निर्माण कुछ भी बन गया। जैसे मान लो इसको I0 से डिनोट करते हैं, I0 से डिनोट करते हैं। रिवर्स देखो, उत्क्रम संतृप्त धारा को I0 से डिनोट करते हैं और इसका मान मान लीजिए कितना आ गया? 10 मान लीजिए माइक्रो एम्पियर आ गया, ठीक है। 10 माइक्रो एम्पियर आ गया, तो हम देख रहे हैं 1 किए हैं तो भी 10 माइक्रो एम्पियर है, 2 किए हैं क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत कम है, 2 किए हैं तो भी 10 माइक्रो एम्पियर है, 3 किए हैं तो भी 10 माइक्रो एम्पियर है, 4 किए हैं तो भी 10 माइक्रो एम्पियर है, 5 किए हैं तो भी 10 माइक्रो एम्पियर है। लेकिन बेटा कुछ 5 के बाद जब और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ घटनाएं होती हैं जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना जान लीजिए। तो यही देखिए ग्राफ में दिखाया गया है बेटा, उत्क्रम बायस की स्थिति में ग्राफ में यही चीज़ आपको शो किया गया है। देखो कैसे, देखो क्या दिखाया गया आपको, यहाँ देख लीजिए ग्राफ। ओह, एक सेकेंड, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे होगा ये, पहले ऐसे बना के दिखा देते हैं फिर इसमें दिखा दें क्या हुआ। रिवर्स बायस की स्थिति में इसको क्या बोल दिए हम लोग, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे किसको लेंगे? VR को लेंगे और ये बोल्ट किस में रहेगा? बोल्ट में रहेगा। और वाई एक्सिस पे किसको लेते हैं? IR को लेते हैं, जो किस में रहेगा बेटा? माइक्रो एम्पियर में रहेगा, ठीक है। ये देख रहे होंगे आपको इस पे शो किया गया है, ठीक है, शो किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको शो किया गया, ये क्या हो गया? IR हो गया, जो आपको मैंने बता दिया किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में, और ये हो गया VR हो गया जो वोल्ट में होता है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, हमने क्या बोला कि जैसे ही VR का मान किस में बढ़ाएंगे? 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, हम मान लिए कि जैसे ही हम लोगों ने 1, 2, 3 किया तो ऐसे ग्राफ बन गया। अब ये जो धारा है बेटा, ये जो धारा है इसको बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट I0। रिवर्स सेचुरेशन करंट I0, उत्क्रम संतृप्त धारा I0। तो हमने क्या बोला कि देखा हमने कि 0 किया तो कुछ नहीं, 1 किया तो हमने देखा कि धारा का मान क्या I0 किसके बराबर मान लेते हैं कि मान लो 10 माइक्रो एम्पियर हो गया।
10 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो जैसे ही हमने बढ़ाया VR का मान 1 वोल्ट बढ़ाया तो ये धारा यहाँ से ये आ गया और ये ऐसे चलता गया, ठीक है। 2 बढ़ा रहे हैं तब भी देख रहे हैं उसका मान उतना ही है, 10 माइक्रो एम्पियर ही है। 3 बढ़ा रहे हैं तो भी है। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? क्योंकि देखो p साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या हैं? होल्स हैं। जब रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो इन पे क्या बल लग रहा है, ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या है बेटा? अभी कमी तो है, तो कम है तो धारा का मान क्या हुआ? संतृप्त हो गया। 1 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, 5 बढ़ाए तो भी वही हो रहा है। तो ये जो धारा का निर्माण हुआ, ये जो धारा का निर्माण हुआ I0, इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसे बोला जाता है क्या जी? जिसे बोला जाता है उत्क्रम संतृप्त धारा। लेकिन जो यहाँ हो गया, ये जो वोल्टेज आ गया, ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं VZ बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देख रहे हो, अब तुम देखो यहाँ क्या हो रहा है बेटा। अब ऐसे बढ़ाते चल रहे हैं हम लोग, रिवर्स बायस वोल्टेज को ऐसे बढ़ाते चल रहे हैं ना बेटा। तो 5 तक बढ़ा दिया हमने, 6 तक बढ़ा दिया, लेकिन 6 के बाद जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज को हमने आगे बढ़ाया तो देख रहे हैं धारा का मान बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। धारा का मान बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? रिवर्स धारा का मान बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक तो ये क्या था? संतृप्त था, लेकिन एकाएक ये धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ये क्यों बढ़ता है? ब्रेकडाउन होने के कारण, ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण होता है। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती हैं? इसके अंतर्गत 2 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है एवलांचे ब्रेकडाउन, और दूसरी होता है जेनर ब्रेकडाउन। इन दोनों को हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे ये मैकेनिज्म क्यों होता है, लेकिन अभी इतना आपको जानना जरूरी था। तो अब यहाँ पे देखो, यही थ्योरी लिखी हुई है बेटा। तो इस ग्राफ को जब बनाओगे तो थोड़ा सा इसमें देखो, बच्चे ने बना सही है, इसको कैसे शो करोगे? देखो यहाँ सॉरी 1 सेकेंड, या नीचे बनाया होगा। देखो क्या किया है इस बच्चे, देखो इसको सारी चीज़ें सही है, इसको बस ऐसे ले आना, ऐसे कर लेना बेटा, ठीक है। इसको ये ऐसे ला रहा है ना बच्चा, ये ऐसे आया है, ऐसे कर लेना, ठीक है। और ये जो धारा होती है यहाँ तक जो क्या है, अब एकदम सट के नहीं रहेगा बेटा, ऐसे रहेगा। ये चीज़ ध्यान देना। देखो बना दे रहे हैं ग्राफ को, ध्यान देना बनाने में, ये ऐसे ही रहेगा एकदम, समझ रहे हो। और ये जो धारा है, ये जो यहाँ जहाँ तक क्या है, ये धारा संतृप्त है, इसी को I0 बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट या संतृप्त उत्क्रम संतृप्त धारा बोलते हैं। और ये जो VZ है इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अभी आगे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो पहले आप पढ़िए इसको ध्यान से, क्या बोल रहा है? उत्क्रम वोल्टेज को 0 से उचित स्टेप लगभग 1 वोल्ट बढ़ाया जाता है, तो प्रत्येक वोल्टेज उस वोल्टेज पे प्राप्त धारा माइक्रो एम्पियर की सहायता से नोट करते हैं, और इससे प्राप्त ग्राफ को VI ग्राफ कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज को 0 से बढ़ाते हैं तो इसके बहुत कम मान पे, वोल्टेज के क्या बोल रहा है कि वोल्टेज को 0 से बढ़ाते हैं तो इसके बहुत कम मान पे उत्क्रम धारा IR अपने अधिकतम मान I0 पे पहुंच जाता है। जैसे 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो ये अपने अधिकतम मान किस पे बढ़ गया बेटा? I0 पे बढ़ गया। अब इससे I0 हो गया, जैसे मान लो 0 रखा, फिर 1 रखा तो I0 आ गया। I0 मान लीजिए 10 माइक्रो एम्पियर आ गया। तो अब 2 बढ़ाएंगे तो भी ये अधिकतम मान हो गया उसका 10 माइक्रो एम्पियर। अब 2 बढ़ाओगे, 3 बढ़ाओगे, 4 बढ़ाओगे, 5 बढ़ाओगे तो भी उतना ही रहेगा। वही बोल रहा है कि अपने उत्क्रम धारा IR अपने अधिकतम मान I0 पर पहुंच जाता है। अब उत्क्रम वोल्टेज और बढ़ाने पर भी उत्क्रम धारा क्या रहता है? नियत रहता है, और इस धारा को उत्क्रम संतृप्त, ये संकृत लिख दिया है, संतृप्त धारा या लीकेज धारा कहते हैं। इस धारा को क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट, उत्क्रम संतृप्त धारा या लीकेज धारा बोलते हैं, कहते हैं। और यह धारा किसके कारण फ्लो हो रही है बेटा? अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण फ्लो हो रही है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण फ्लो हो रही है, ठीक है।
फ्लो हो रही है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, यदि उत्क्रम वोल्टेज VR को डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक किया जाए, अर्थात मान लो 1 2 3 4 5 6 से अधिक कर दिया जाए, ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ से अधिक किया जाए, तो उत्क्रम धारा IR बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, अर्थात डायोड ब्रेकडाउन अवस्था में चला जाता है। अर्थात डायोड क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन अवस्था में चला जाता है। और जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिसे VZ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और ये ब्रेकडाउन दो प्रकार के होते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखो बेटा, ग्राफ को इसने यहाँ पे अच्छे से बनाया हुआ है, इसी चीज़ को ये लहरदार बना दिया है। तो देखो, अब जब ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। हमने क्या बोला था बेटा, इसको क्या लेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको क्या लेंगे, रिवर्स वोल्टेज लेंगे कि नहीं। ये क्या होगा, ये दोनों वोल्ट में होगा। इसको क्या लेंगे, फॉरवर्ड धारा किसमें, मिली एम्पियर में। और इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे रिवर्स धारा माइक्रो एम्पियर में। ठीक है। इसको कैसे खींचेंगे, ऐसे ले जाके ऐसे कर देंगे, ऐसे ले जाके ऐसे कर देंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, नी वोल्टेज, यहाँ पे जो यहाँ शो किया गया 0.7 पे नी वोल्टेज। और इसको ले आके इसको ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे जो I0 बनेगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, I0 को क्या बोलते हैं, यहाँ I0 जो है इसको रिवर्स क्या बोलेंगे, रिवर्स उत्क्रम लीकेज धारा या उत्क्रम संतृप्त धारा से क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड करंट बोलते हैं। और ये जो VZ है इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे शो किया गया इसी चीज़ को, ठीक देख रहे हो। यहाँ देखो, ये मिली एम्पियर में है, ये मिली एम्पियर में, और ये माइक्रो एम्पियर में है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। आगे जो है अब हम लोग और पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है बेटा, आगे और पढ़ना है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्या, कि देखो ये तो था प्रैक्टिकली, ये जो हमने ग्राफ बनाया ये प्रैक्टिकली था, सब कुछ प्रैक्टिकली था, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली थी। अब दो चीज़ें घटनाएं हम लोगों को पढ़ना है, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखो एक हेडिंग जो एग्जाम में पूछा है, देखो बेटा अब एग्जाम में आएगा क्या, देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, डायोड के अभिलक्षण को बताइए, तो क्या ये पूरा डायग्राम बनाओगे क्या 5 नंबर में? नहीं बेटा, क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर आना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने पूछा कि डायोड के फॉरवर्ड बायस अभिलक्षण को बताइए, तब तो वो जो सर्किट डायग्राम है और ग्राफ दोनों खींच के उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर एग्जामिनर सिर्फ ये पूछ दिया डायोड के अभिलक्षण को बताइए, तो ये वाला जो, इसीलिए देखो सारी चीज़ें अलग, ये वाला ग्राफ बना के और थ्योरी जो भी है वो लिख देंगे। 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में जो अभिलक्षण खींचा जा रहा है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण हो रहा है, और जो रिवर्स बायस की स्थिति में जो अभिलक्षण आती है वो हमेशा किसके, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो बेटा कि पीएन जंक्शन डायोड का क्या अभिलक्षण हमें पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड का देखो, ये तो था प्रैक्टिकली, अभी हम लोग ने देखा। आदर्श रूप में जब किसी भी चीज़ को आदर्श मानते, मान लेते हैं आइडियल है ये, इसका मतलब उसमें लॉसेस क्या हो गई, शून्य मान लिया जाता है। लॉसेस क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। तो डायोड का अगर अब बात किया जाए तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे व्यवहारिक डायोड का तुल्य परिपथ। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड का तुल्य परिपथ कैसा होता है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे डायोड को देखो, ये यहाँ बाहर कुछ अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। अब तो इस डायोड को कैसे शो, देखो नॉर्मल अवस्था में हम लोग डायोड को कैसे शो कर देते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये P हो गया, ये N हो गया भैया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या दिखाएंगे, ये डायोड का ये VT क्या है, डायोड वोल्टेज है, ये RF क्या है, इसका क्या है बेटा, क्या है, प्रतिरोध है।
और P और N, क्योंकि कोई भी मटेरियल बनता है उसका इंटरनल प्रतिरोध होता है कि नहीं होता है, किसी भी मटेरियल का। दुनिया में कोई भी ऐसी पदार्थ ही नहीं बनी है जिसका प्रतिरोध ना हो, स्वयं का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, वही बोल रहा है। ठीक है, क्या है, RF है इसका प्रतिरोध है। आगे अभी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देखते चले जाइए। ठीक है, यहाँ RF डायोड का प्रतिरोध है और VT क्या है, VT क्या है, बैरियर विभव है। VT क्या है, बैरियर विभव है। ठीक है, बैरियर विभव है। ठीक है, तो ये शो कर दिया। तो देखो होता क्या है बेटा, एक चीज याद रखिएगा कि प्रैक्टिकली भी जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, देखो जब भी डायोड, जैसे डायोड है, जब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह, क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। लेकिन जब ये रिवर्स बायस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि डायोड क्या है बेटा, इसलिए क्या बोला गया है कि डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसमें क्या होता है, धारा सिर्फ फॉरवर्ड बायस की स्थिति में क्या होती है, ये कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस की स्थिति में कंडक्ट नहीं करता है। तो वही बोल रहा है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग, बहुत ज़्यादा ये मत सोचना कि अरे ये क्या ग्राफ बना दिया है, ये क्या हो गया। बस ये ध्यान रखो कि डायोड जो देखो नॉर्मल डायोड को हम कैसे डिनोट करते थे, नॉर्मल डायोड को हम कैसे डिनोट करते थे, ऐसे डिनोट करते थे। इसी में हमने क्या किया, डायोड के प्रतिरोध को दिखा दिया और क्या दिखा, इसके विभव को दिखा दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ विभव भी तो होगा। तो इसको VT से विभव को दिखा दिया, इसको VT से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल RF से डिनोट करते हैं। ये P हो गया, ये N हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर दो। यही क्या हो गया, व्यवहारिक डायोड का तुल्य इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, तुल्य परिपथ हो गया। ठीक है, अब तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा, अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि अरे सर क्या बता रहे हैं, क्या हुआ, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि फॉरवर्ड बायस की स्थिति में अग्र बायस, जब डायोड अग्र बायस रहेगा तो क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब लघु परिपथ हो जाता है। और जब क्या होगा, उत्क्रम बायस होगा तो डायोड क्या हो जाता है, खुला परिपथ की तरह व्यवहार करने लगता है। तो यही लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, RF डायोड का प्रतिरोध है, VT क्या है, बैरियर विभव है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। व्यवहारिक डायोड का तुल्य परिपथ अग्र बायस की स्थिति तथा रिवर्स बायस की स्थिति में फिगर संख्या A इसको कर लो, इसको फिगर संख्या B, पहले वाले को फिगर संख्या A, इसको फिगर संख्या B, इसको फिगर संख्या C कर लो। तो चित्र संख्या A, B, C में दर्शाया गया है। इस तुल्य परिपथ में VT को एक बैटरी से प्रदर्शित किया गया है तथा RF को एक प्रतिरोध से। इस तुल्य परिपथ में जो VT है उसको, जो VT है क्या बोल रहा है कि तुल्य परिपथ में VT को एक बैटरी, VT मतलब क्या है, VT क्या है बेटा यहाँ पे, वो डायोड का क्या है, अवरोध विभव है, उसको VT से डिनोट किया गया है। और जो डायोड का आंतरिक प्रतिरोध है उसे RF से प्रदर्शित किया गया है। अग्र बायस, अब आगे देखते जाओ क्या लिखा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा है बेटा। देखो ये प्रैक्टिकल में ऐसे होता है, और आदर्श अवस्था में क्या हो जाएगा, वो उसका कोई लॉसेज ही नहीं माना जाएगा, कोई प्रतिरोध ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर बायस में प्रतिरोध लघु परिपथ की तरह कार्य करता है और उत्क्रम बायस में प्रतिरोध खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो डायोड का, अगर देखो 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि व्यवहारिक डायोड का तुल्य परिपथ बना के उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो यही बनाना है, सिंपल है एकदम। ठीक है, इसमें हमने क्या दिखाया, उसके आंतरिक प्रतिरोध को भी दिखाया। मैंने क्या बोला कि दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं बना जिसका कुछ न कुछ प्रतिरोध न हो। तो क्या हुआ कि डायोड बन रहा है किसी मटेरियल, सिलिकॉन जर्मेनियम से बना रहे हैं, तो उसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। और उसमें जो विभव है, जो उसका क्या है, अवरोध विभव है, उसे VT से डिनोट कर दिए हैं। और जो क्या है बेटा, जो उसका प्रतिरोध है उसे RF से डिनोट कर दिए, डायोड बना दिया। तो बोल रहा है कि क्या होता है कि जब अग्र बायस की स्थिति में रहता है तो क्या होता है, लघु परिपथ, और रिवर्स बायस की स्थिति में रहता है तो वो क्या होता है, खुला परिपथ होता है। बस हो गया।
अब क्या हो गया, आदर्श डायोड। अब आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि आदर्श डायोड से आप क्या समझते हैं, तो आदर्श डायोड की स्थिति में हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आदर्श डायोड। आदर्श डायोड की अवधारणा क्या करेंगे हम लोग, आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ये यही डायग्राम बनाएंगे ना, सिंपल एकदम। इसमें सिंपल क्यों बनाया है, क्योंकि आदर्श डायोड में हम मान लेते हैं, देखो आदर्श डायोड में हम लोगों ने एकदम सिंपल वो बना दिया। क्यों बना दिया, सिर्फ पी और एन ले लिया, इधर पी ले लिया, इधर एन ले लिया, और ये क्या हो गया एनोड, और ये क्या हो गया कैथोड, प्लस और माइनस। क्यों लिया है ऐसा, क्यों लिया बेटा, क्योंकि हम आदर्श अवस्था में जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हम मानते हैं कि उसका प्रतिरोध शून्य होगा, उसमें अवरोध विभव भी कोई नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसको एकदम सिंपल दिखा दिया, और जब इसको प्रैक्टिकल रूप में दिखाएंगे तो इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल तो है। अब आगे देखो, इसी की थ्योरी लिख लो। सेम चीज होगी कि जब अग्र बायस में होगा तो किसकी तरह काम करेगा बेटा, लघु परिपथ की तरह काम करेगा, और जब उत्क्रम बायस में होगा तो खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब जैसे उसमें दिखा रहे थे तो कैसे दिखा रहे थे, यहीं पे एक रजिस्टर जोड़ दे रहे थे, और यहीं पे क्या जोड़ दे रहे थे, एक VT जोड़ दे रहे थे। जोड़ रहे थे कि नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें सिंपल दिखा देंगे। अब इसमें लिखने की कुछ जरूरत है बेटा, वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, आदर्श डायोड का अवधारणा करते समय VT और RF को नगण्य मान लेते हैं, VT और RF को नगण्य मान लेते हैं। ऐसा कर देने से अग्र बायस एवं उत्क्रम बायस की स्थिति को चित्र संख्या B और C में दर्शाया गया है, ठीक है। ये क्या है, फिगर संख्या A वो था, फिगर संख्या B, फिगर संख्या C और फिगर संख्या D, ठीक है। तो अभिलक्षण को D में दर्शाया गया। तो जब कोई लॉसे नहीं है बेटा तो ये अभिलक्षण ऐसे ही तो जाएगा, ये इस पे चला जाएगा। अब इस अभिलक्षण को देखो कैसे खींचे हो। प्रैक्टिकल डायोड में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ऐसे खींच रहे थे क्योंकि कुछ प्रतिरोध था, कुछ ये था, ऐसे खींच रहे थे। लेकिन जैसे ही हम आदर्श अवस्था में आएंगे, कुछ नहीं भैया, सिंपल सा बनेगा बालक। क्या बनेगा, इधर मान लेते हैं डायोड, डायोड विभव, और इधर मान लेते हैं डायोड धारा। आदर्श कंडीशन में हमने नोट कर लिया, मान लीजिए। तो क्या होगा बेटा, अब जब कुछ है ये नहीं है तो भैया इसी ग्राफ पे जाएगा, कोई लॉस नहीं होगी, इसी पे खींचेंगे इसको। तो यही बोल रहा है, अग्र बायस अभिलक्षण ये कर दिया है, और रिवर्स बायस में क्या करेंगे, इस पे खींचेंगे, ठीक है। कोई लॉस नहीं है भैया, तो रिवर्स बायस में ये हो गया, और अग्र बायस में ये हो गया। इसी चीज़ को तो ऐसे दर्शाया है, देखो, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, बहुत लोग आपसे पूछेंगे, एग्जाम में भी शॉर्ट नोट में पूछ देता है कि ड्रिफ्ट धारा और डिफ्यूजन धारा से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी क्या, ड्रिफ्ट धारा और डिफ्यूजन धारा। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको ड्रिफ्ट धारा ही बोलते हैं, इसको विसरण धारा बोलते हैं। तो डिफ्यूजन धारा तो हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, जब डायोड के P और N भाग को जब बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, उस समय जो घटना घटित होती है उसका हम लोग विवेचना किए थे, उसको पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, कि क्या हो रहा था, जंक्शन के पास वाले कुछ क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, N साइड के इलेक्ट्रॉन्स और P साइड में होल्स क्या हो रहे थे, जंक्शन को पार कर जा रहे थे। इसके कारण एक धारा का निर्माण हो रहा था। तो उसे ही हम क्या बोलते थे, विसरित धारा बोलते थे, डिफ्यूजन धारा। और ये मोमेंटरी होती है, बहुत ही तुच्छ, मतलब कम मान की होती है। मोमेंटरी मतलब क्षणिक होती है, ठीक है। आया खत्म, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो यही चीज ये यहाँ पे लिखा गया है, देखो, इसको एक बार हेडिंग में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या बताया गया है। तो पहले डिफ्यूजन धारा देखो, यह एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि प्राकृतिक घटना ही तो हो रही है, इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी तो जोड़ नहीं रहे हैं। वह धारा जो अर्धचालक में विभिन्न स्थानों पर आवेश वाहकों के असमान घनत्व के कारण, किसके कारण हुआ था, उसमें बताया था हमने कि वह धारा का निर्माण जो असमान घनत्व के आवेश वाहकों के असमान घनत्व के कारण जिस धारा का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन
करंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, स्थानों पे आवेश असमान घनत्व के कारण प्रवाहित होते हैं, उसे डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और ड्रिफ्ट करंट किसे बोलते हैं बेटा, अर्धचालक में जब आवेश वाहकों का प्रवाह अर्धचालक पे प्रयुक्त वोल्टेज के कारण होता है और परिणामी धारा ड्रिफ्ट धारा कहलाती है। अर्थात क्या बोल रहा है कि जब हम पी और एन भाग को बैटरी से जोड़ देते हैं और उस स्थिति में जो परिणामी धारा का निर्माण होता है, जो फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट धारा बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में क्या अंतर है, तो डिफ्यूजन क्या है, एक प्राकृतिक घटना है जो आवेश वाहकों के असमान घनत्व के कारण होता है और इसके कारण जो धारा का निर्माण होता है इसमें, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन धारा बोलते हैं। और ड्रिफ्ट धारा क्या बोलते हैं, जब बैटरी को प्लस और माइनस से जोड़ देते हैं उस स्थिति में जो धारा का निर्माण होता है उसे ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है बेटा आप लोगों को यहाँ तक तैयार हो गया होगा। आप लोग 2-3 चीज़ों से आप घबरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में। पहली बात आप लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सर, क्या होगा, सिलेबस का क्या होगा। बेटा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आगे से अब आपको हमेशा डेली वाइज, कल तो कॉलेज पे हम पहुंच जाएंगे, परसों से आपको डेली 1 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज ख़त्म करते जाएंगे, चीज़ें हम अच्छी से बताते चले जा रहे हैं। अब इसी में देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा बेटा कि डिफ्यूजन धारा का निर्माण, डिफ्यूजन धारा जो फ्लो करती है वो प्राकृतिक घटना के कारण करती है कि अप्राकृतिक। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, तो क्या दिक्कत है, क्या पूछ देगा। नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट। ठीक है, पूछ देगा कि फॉरवर्ड अभिलक्षण जब खींचते हैं तो उसमें धारा मिली एम्पियर में लेते हैं कि माइक्रो एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में लेते हैं। रिवर्स वाइस में किस में लेते हैं, माइक्रो एम्पियर में लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। पूछ देगा कि डायोड के फॉरवर्ड अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, तो क्या फॉरवर्ड अभिलक्षण की स्थिति में पी और एन को किससे जोड़ते हैं, तो पी को प्लस से, एन को माइनस से। ठीक है, पूछ देगा। बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, और क्या, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर दिया जाएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो उसमें आप घबराइए मत, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट। अब ये मत हो कि जब हम आए, हम विद्यालय पे आए, आप कोई डाउट अगर बाई चांस आप पूछने आते हैं एक आध बच्चे, तो अब उसको ये रहा सर नोट्स ही नहीं बनाया, PDF ही नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जहाँ से भी अरेंज कर लीजिए, आसपास के बच्चों से बात कीजिए, मन करे तो उसके घर चले जाइए, वहाँ से नोट कीजिए। आपके पास मोबाइल ना हो तो भी अरेंज कीजिए कहीं से, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है ना बेटा। तो उन चीज़ों से मत घबराइए, हम लोग आपको टाइम से पहले सिलेबस अच्छे से समाप्त करके देंगे। बस आप पढ़ने पे मन लगाइए। और अब आपको डेली 1 से 1.5 घंटे का कंटिन्यूअस लेक्चर मिलते रहेंगे नॉन स्टॉप, चाहे वो छुट्टी हो या कोई दिन हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की गारंटी के साथ मैं 12 तारीख से 15 तारीख तक 100% आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा। 100% पूरा का पूरा, ये गारंटी मेरी है। आप सिर्फ पढ़िए अच्छे से, और कोई चीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, जो भी पॉइंट बताया गया फालतू के आप लोग उसमें मत पढ़िए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा वो बताया जाएगा आपको। ऑफिशियली हम ही बताएंगे, या हमारे द्वारा बताया जाए, डॉक्टर सर के द्वारा बताया जाए, नोटिस लगे, सारी चीज़ें अगर नोटिस लगे ग्रुप में भेजा जाएगा, सारी चीज़ें इन्फॉर्म आपको कर दी जाएगी। तो इसके लिए बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर अपने सिर्फ टारगेट पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है बेटा, नोट्स तैयार रखिए, क्योंकि यही नोट्स आपको काम देंगे और इससे अच्छे नोट्स मिल भी नहीं सकते आपको। देखिए बड़े आराम से और सिंपल वे में बताया जा रहा है, ताकि आप भी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को विराम लगाइए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और हमने बोल दिया आपसे, सिलेबस आपको 15 तारीख से पहले 100% कंप्लीट करके मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।